हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मैं हूं शिवानी, आपके चैनल टीचिंग मैंने में स्वागत करती हूं। स्त्री शिक्षा 5A पेपर में स्त्री शिक्षा के बारे में क्या कहा गया है ये पढ़ते हैं फटाफट। इसके ऑब्जेक्टिव्स दिए गए हैं, मतलब उद्देश्य दिए गए हैं, एफर्ट्स दिए गए हैं कि क्या प्रयास किए गए हैं। ठीक है, तो ये इस सब चीज़ों को फटाफट पढ़ेंगे क्योंकि टाइम बहुत कम रह गया है। बिना टाइम वेस्ट करते हुए आगे चलते हैं और इसके बारे में पढ़ते हैं। यदि आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। आने वाली सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन के लिए आप साथ में दिए गए बेल आइकन को प्रेस कीजिए, जिससे आने वाली सभी नोटिफिकेशन आपको वक्त पर मिल सके। स्त्री के उद्देश्य क्या है? ऑब्जेक्टिव ऑफ वुमेन एजुकेशन क्या है? सर्वांगीण व्यक्तित्व का विकास, यानी ऑलराउंड डेवलपमेंट ऑफ पर्सनैलिटी। ठीक है, ताकि सब तरीकों से जो व्यक्तित्व का विकास हो सके। ठीक है, स्वतंत्र भारत में स्त्री जाति को अबला से सबला बनाने के लिए उनके शारीरिक, बौद्धिक, मानसिक, आध्यात्मिक, सामाजिक विकास करने के लिए उपयोगी शिक्षा की व्यवस्था की जाए। ठीक है, उनको सभी तरह से, सभी विकास के लिए, चाहे वो शारीरिक हो, बौद्धिक हो, मानसिक हो या आध्यात्मिक या सामाजिक तौर पर विकास हो, उसके लिए उनको जो भी ज़रूरत है शिक्षा की वो उपलब्ध कराई जाए, उसकी व्यवस्था की जाए। स्त्रीयोचित खेलकूद, और यही नहीं, उनको खेलकूद, व्यायाम, आसनों की व्यवस्था, विविध बौद्धिक और मानसिक शक्तियों का विकास करने के लिए विषयों का शिक्षण दिया जाए, क्योंकि शिक्षा का प्रबंध एकमात्र महिला विद्यालयों में ही संभव है। इसीलिए इन विद्यालयों का विकास और प्रसार किया जा रहा है। ठीक है, तो ये था स्त्री शिक्षा जो है 1986 में भी और आज भी स्त्री की शिक्षा पर बहुत बल दिया जा रहा है, ताकि सभी तौर से वो विकासशील हो सके, उन्नति कर सके और आत्मनिर्भर बन सके। ठीक है, किसी पर डिपेंडेंट ना रहे। उद्देश्य क्या है कि आत्मनिर्भर बन सके, डिपेंडेंट ना हो, किसी मुसीबत को सामना करने के लिए वो इतनी मजबूत हों कि वो हार ना माने जिंदगी में। ठीक है, और प्रताड़ित ना हो। ठीक है, स्त्रीत्व को बनाए रखने की दीक्षा, शिक्षा और वातावरण की व्यवस्था। स्त्री का स्त्रीत्व उसकी लज्जा, शीलता, कौमार्य और विनम्रता परंतु निर्भीकता से सन्निहित होता है। यह सब तभी संभव है जब उन्हें स्त्रीयोचित कर्तव्यों से परिचित कराया जाए। भारतीय संस्कृति में स्त्रियों की स्थिति महत्वपूर्ण है। वह माता यानी जननी है, पत्नी है, बहन है, पुत्री है। उनके अपने अपने स्थान पर क्या कर्तव्य हैं, क्या अधिकार हैं, उन्हें समाज के कैसा व्यवहार करना चाहिए, उन्हें इन बातों का ज्ञान कराना आवश्यक है। ठीक है, अब तीसरा है योग्य माता, गृहिणी, पत्नी और कार्यकर्ता बनना। भारतीय संस्कृति में माता बालक की सबसे पहली गुरु होती है। वह बालक के संस्कारों को निर्धारित करती है और समुचित वातावरण, सीख, लालन पोषण और स्नेह देकर उसका सामाजिक तथा मानवीय विकास करती है। गृहस्थ जीवन में स्त्री माता, गृहिणी और पत्नी तीनों के रूप में कर्तव्य पालन करती हैं। उनकी शिक्षा व्यवस्था ऐसी हो कि स्त्रियां कुशल माता, गृहिणी, पत्नी और सहयोगी बन सकें। ठीक है, तो ये हो गया एक पॉइंट। और फिर फोर्थ है धार्मिकता, नैतिकता, चरित्र निर्माण और शांति स्थापना का स्रोत। मैं आपको बताती हूँ कि आप सिर्फ एक बार रीड आउट कर लीजिए, ताकि आपको पता चल जाए कि इसमें किसको समर्थन दिया है, किस बात को समर्थन नहीं दिया, ताकि जब आप एमसीक्यूज पढ़ें तो आपको कोई कन्फ्यूजन ना रहे। तो आप बस एक बार रीड आउट कर लें, वीडियो नहीं देखनी तो आप रीड आउट कर लें, बस आपका जो पेपर है वो बहुत अच्छे से जाएगा। ठीक है, धार्मिक भावना का प्रसार करके स्त्री बालक का नैतिक आचरण सुधारती है। वह दया की देवी है, क्षमाशीलता उसका धर्म है। वह सहिष्णु
उदार और सहकारी है। स्त्री बालक में योग्य नागरिक के इन गुणों की स्थापना करती है। शिक्षा द्वारा स्त्री का धार्मिक, नैतिक और चारित्रिक मार्गदर्शन करना आवश्यक है। सांस्कृतिक प्रसार का स्रोत बनाना, यानी समाज में विविध सांस्कृतिक परंपराएं स्त्रियों द्वारा ही संस्थापित होती हैं। ये उनकी रक्षक, पोषक और प्रसारक हैं। वे परिवार से लेकर समाज के क्षेत्र में अपने व्यवहारों द्वारा संस्कृति का विकास करने में योगदान देती हैं। वे सहन रहन के ढंग, धार्मिक प्रथाएं, रीति रिवाज, सामाजिक मान्यताएं, मातृभाषा का विकास, पारिवारिक शिक्षा द्वारा सामाजिकरण के आदर्श प्रस्तुत करके पुरुष वर्ग का मार्गदर्शन करती है। इसलिए स्त्री शिक्षा में भारतीय संस्कृति का समन्वय होना चाहिए, जिससे वह उस संस्कृति का प्रसार करने का उत्तरदायित्व निर्वाह कर सके। फिर 6 है व्यवसायिक जीविकोपार्जन एवं कला में दक्षता। यदि किसी परिवार के कर्तव्य के निर्वाह की पूर्ति करने के उपरांत स्त्री के पास अवकाश का समय बचता है, तो उसका समय का सदुपयोग व्यवसायिक एवं जीविकोपार्जन की कार्यों द्वारा कर सकती है। ठीक है। साथ ही साथ देखो, जब अगर स्त्री जो है, स्त्री को आधा टाइम बचता है घर के कार्यों, परिवार के कर्तव्यों का निर्वाह करके आधा टाइम बचता है, तो उसमें वो अपने समय का सदुपयोग कर सकती है। उसका समय सदुपयोग करना व्यावसायिक और जीविका उपार्जन के द्वारा कार्यों को कर सकती है। इस प्रकार स्त्री परिवार की आर्थिक स्थिति में भारी योगदान दे सकती है। जब किसी परिवार का मुखिया नहीं रहता, तो परिवार के लालन पोषण का भार स्त्री पर ही आ जाता है। इसलिए स्त्री जाति को सशक्त बनाना चाहिए और शिक्षा में उपयोगी पाठ्यक्रम संजोना चाहिए। ठीक है। फिर 7 है प्रजातंत्र की सुरक्षा और गणतंत्र में विश्वास रखने की भावना का प्रसार। बालक के प्रशिक्षण एवं शिक्षण की सबसे पहली सीढ़ी परिवार है। माता पिता और परिवार के लोग बालक को नागरिकता की शिक्षा देते हैं। यदि स्त्री प्रजातंत्र की प्रणालियों से परिचित है, तो वह अपने घर का वातावरण भी प्रजातंत्रात्मक बना सकती है। ऐसे वातावरण में पलने वाले बालक प्रजातंत्र में आस्था में रखने वाले और उसमें योगदान देने वाले बन सकेंगे। स्त्री शिक्षा पाठ्यक्रम में नागरिकता की शिक्षा और प्रजातंत्र के सिद्धांतों की जानकारी का समावेश होना चाहिए। फिर 8 है नेतृत्व और उत्तरदायित्व की क्षमता का विकास। भारतीय स्त्री ने विविध क्षेत्रों में मार्गदर्शन और नेतृत्व किया है। लक्ष्मीबाई, झांसी की रानी, सरोजनी नायडू, एनी बेसेंट, कमला नेहरू, कस्तूरबा, इंदिरा गांधी जैसी विदुषी महिलाओं ने युद्ध कौशल, सामाजिक सुधार, राजनीतिक सुधार और आर्थिक नियोजन में भारी योगदान दिया है। आज भी भारत को ऐसे नेताओं की आवश्यकता है। इसीलिए आधुनिक छात्राओं के समान विकास की सुविधाएं और अवसर देकर प्रत्येक क्षेत्र में नेतृत्व का शिक्षण देना चाहिए, जिससे वे योग्य चिकित्सक, योग्य अभिनेता, योग्य अध्यापक और समाज सुधारक बनकर राष्ट्र की सेवा कर सके। ठीक है। तो ये कुछ पॉइंट्स थे जो स्त्री शिक्षा के उद्देश्य हैं। ठीक है। फिर उसके बाद है स्त्री शिक्षा के लिए किए गए प्रयास। कौन कौन से प्रयास किए गए हैं भारतीय संविधान में, ये चीज़ें। राधाकृष्ण आयोग। देखो, भारतीय संविधान में किसी भी नागरिक से लिंग के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। भारतीय संविधान के अनुसार राज्य किसी नागरिक के विरुद्ध केवल धर्म, जाति, लिंग, जन्म स्थान या
इनमें से किसी के आधार पर कोई विभेद नहीं करेगा। इसमें जो राधा कृष्णन आयोग है 1948 से 1949 तक, ठीक है, इसमें स्त्री शिक्षा पर बल देते हुए कहा है कि शिक्षित स्त्रियों के बिना शिक्षित व्यक्ति नहीं हो सकता। इस आयोग ने स्त्री शिक्षा के विकासार्थ कुछ सुझाव भी दिए हैं। नारी को सुमाता और सुगृहिणी बनाने की शिक्षा दी जाए, स्त्री के लिए शिक्षा सुविधाओं का विस्तार किया जाए, स्त्रियों को गृह प्रबंध अध्ययन की प्रेरणा और अवसर दिए जाएं, अध्यापिकाओं को सम्मान कार्यों के लिए अध्यापकों के समान वेतन दिया जाए, ऐसा पाठ्यक्रम बनाया जाए जो बालिकाओं को समाज में समान स्थान दिला सके। स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात राष्ट्रीय सरकार ने नारी शिक्षा के प्रसार के लिए अधिक उत्साह का प्रदर्शन किया। सरकार द्वारा स्त्री शिक्षा के लिए प्रभावशाली कदम उठाए। देखो, अब राधा कृष्णन आयोग ने क्या कहा, शिक्षित जो स्त्रियां हैं उनके बिना शिक्षित व्यक्ति नहीं हो सकता, यानी उनको एक अच्छी माता और अच्छी गृहिणी बनने के लिए शिक्षा दी जाए। ठीक है, शिक्षा की सुविधाओं का विस्तार किया, मतलब उनको पूरी तरह से शिक्षा की जो है सुविधाएं दी जाएं, उनको के लिए रूल्स बनाए गए। ठीक है, और गृह प्रबंध अध्ययन की प्रेरणा और अवसर दिए जाए, और घर के प्रबंध यानी हॉस्टल वगैरह के लिए भी जो अध्ययन मतलब रहने की फैसिलिटीज दी गई कि वो रह सकें और अपनी शिक्षा को ग्रहण कर सकें। फिर अध्यापिका को समान कार्यों के लिए अध्यापक के समान वेतन मिला, और उनको वेतन भी समान मिला अध्यापिकाओं के समान। फिर ऐसा पाठ्यक्रम बनाया जाए, उन्होंने कहा, जो बालिकाओं को समाज में स्थान दिला सके। ठीक है, उनके स्थान के लिए पूरी कोशिश की गई। सरकार ने भी जो है नारी शिक्षा के प्रसार के लिए अत्यधिक उत्साह का प्रसार किया। फिर सेकंड है राष्ट्रीय महिला शिक्षा समिति 1958 में। इस समिति को दुर्गाबाई देशमुख समिति के नाम से भी जाना जाता है। तो अब ये एमसीक्यू आपको आ जाएगा कि कौन सी समिति को दुर्गाबाई देशमुख समिति के नाम से जाना जाता है। तो कौन सी समिति को जाना जाता है, वो है ये राष्ट्रीय महिला शिक्षा समिति को दुर्गाबाई देशमुख समिति के नाम से भी जाना जाता है। इसमें महिला शिक्षा पर विशेष ध्यान देने के उद्देश्य से दुर्गाबाई देशमुख की अध्यक्षता में, और ये इसकी अध्यक्ष भी थी, ठीक है, जिसका उद्देश्य शिक्षा की विभिन्न समस्याओं का समाधान करने के लिए सुझाव देना था। 1959 में समिति ने निम्नलिखित सुझाव दिए, जैसे कुछ वर्षों तक बालिका शिक्षा की ओर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता तथा स्त्रियों के लिए अलग से प्रशासनिक व्यवस्था भी की जानी चाहिए। ग्रामीण क्षेत्रों में स्त्री शिक्षा के विकास हेतु सरलीकरण अनुदान किए जाने चाहिए, उनकी व्यवस्था की जानी चाहिए। फिर थर्ड पॉइंट है उपलब्ध मानसिक धनराशि का उपयोग बालिकाओं के मिडिल और माध्यमिक स्तर के विद्यालयों, शिक्षक प्रशिक्षण स्कूलों, छात्रावास तथा महिला अध्यापिकाओं हेतु छात्रावास बनाए जाने के लिए अनिवार्य रूप से किया जाना चाहिए। राज्य में बालिकाओं और स्त्री शिक्षा की राज्य परिषदों का निर्माण किया जाए। बालक तथा बालिकाएं शिक्षा के लिए विषमता को शीघ्र समाप्त किया जाए। ठीक है, शीघ्र ही समाप्त किया जाए, जो विषमताएं हैं उनको, जो आने वाली रुकावट है उनको समाप्त किया जाए। फिर आया राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986। इसके बारे में अलग से भी एक वीडियो बनाई है और 5 पॉइंट और बनाए हैं, वो आप पढ़ लें। वो है बालिकाओं को शिक्षा के लिए परिवेश का निर्माण करना, औपचारिक और अनौपचारिक दोनों प्रकार की शिक्षा की सुविधाएं बढ़ाना, यानी फॉर्मल और इनफॉर्मल दोनों ही शिक्षा को सिखाना। ठीक है,
वर्तमान कार्यक्रम का विस्तार एवं अनेक सहायताओं कार्यक्रमों को प्रारंभ किया जाए जिससे बालिकाओं का स्तर बढ़ाया जा सके। आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए अनुपूरक पाठ्यक्रम तैयार करना, मतलब पहले ही उनको क्या पढ़ाया जाना चाहिए, क्या नहीं पढ़ाया जाना चाहिए, उन पाठ्यक्रमों को, करिकुलम को तैयार करना। निरक्षर स्त्रियों के लिए युद्ध स्तर पर कार्य करके निरक्षरता दूर करने के उपाय किए जाने चाहिए, जिसमें स्वयंसेवी संगठन तथा संपूर्ण मानव शक्ति का सहयोग लिया जाए। ठीक है, किसका सहयोग लिया जाए? मानव शक्ति का, सभी इसके सपोर्ट में हों। फिर उसके बाद है लास्ट, राष्ट्रीय शिक्षा आयोग 1990 में, राधा कृष्णन आयोग 1948 से 1949 में, और राष्ट्रीय महिला शिक्षा समिति जिसको दुर्गाबाई देशमुख के नाम से भी जाना जाता है इस समिति को, 1958, और राष्ट्रीय शिक्षा नीति में 1986, और राष्ट्रीय शिक्षा आयोग 1990। इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है, बस यही है कि पूछ लेगा कि कौन से आयोग में क्या क्या बदलाव किए गए थे। इसमें 5 पूर्णकालिक सदस्य थे। राष्ट्र महिला आयोग में 5 पूर्णकालिक सदस्य थे। 1990 में पारित किया गया यह आयोग, और इसमें एक अध्यक्ष, एक सचिव और 5 पूर्णकालिक सदस्य थे। यह आयोग 31 जनवरी 1992 में प्रभावित हुआ और आयोग को निम्न कार्य सौंपे गए, जैसे महिलाओं को कानूनी सुरक्षा प्रदान की गई, उन्हें कारागार ढंग से लागू करने के उपाय सुझाना, महिलाओं को प्रभावित करने वाले कानून में कमी, अपर्याप्त और त्रुटि पर संशोधन के भी सुझाव देना, महिलाओं की शिकायतों पर ध्यान देना, और जहां कानून का उल्लंघन होता है समस्याओं को संबंधित अधिकारी तक पहुंचाना। फिर महिलाओं के आर्थिक और सामाजिक विकास के लिए योजनाएं बनाने के लिए प्रक्रिया में भाग लेना। फिर सुधार गृहों, जेल खानों और अन्य स्थानों पर उनके पुनर्वास और दशा सुधारने के बारे में सिफारिशें करना। ये 4 आयोग थे, समिति थी या नीति आप कह लें, तो ये कुछ मुख्य बातें थी जो इन नीतियों में कही गई है। ठीक है, स्त्री शिक्षा के लिए। फिर उसके बाद है मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ से आपको 100% एक ना एक क्वेश्चन आएगा ही आएगा। आचार्य राममूर्ति समिति जो कि 1990 तथा महिला शिक्षा, ठीक है, उसके संबंध में कुछ महत्वपूर्ण सिफारिशें की गई, जैसे प्राथमिक विद्यालयों के समीप शिशु देखभाल और केंद्र स्थापित किए जाने चाहिए। साथ ही इनकी समय अवधि को विद्यालयों की समयावधि के साथ समायोजित करना चाहिए। कक्षा 1 से 3 का पाठ्यक्रम शिशु केंद्रों के अनुकूल बनाया जाए। आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं तथा विद्यालय शिक्षकों के समन्वय स्थापित किया जाए। 300 या इससे अधिक आबादी वाले क्षेत्रों में प्राथमिक विद्यालय स्थापित किए जाएं। 500 या इससे अधिक आबादी वाले क्षेत्र में जूनियर हाई स्कूल स्थापित किए जाएं। विद्यालय की समावधि को स्थानीय क्षेत्र की आवश्यकताओं के अनुकूल निर्धारित किया जाए। अब जो पहाड़ी क्षेत्र हैं वहाँ पर जो स्कूल हैं वो 9 बजे से स्टार्ट होते हैं, ठीक है, और जो नॉर्मल हैं जैसे दिल्ली वगैरह हो गए वहाँ पर 8 बजे से स्टार्ट किए जाते हैं या 7:30 बजे से स्टार्ट किए जाते हैं, है ना। तो ये चीज़ है। विद्यालय छोड़ चुके यानी ड्रॉप आउट बच्चों के लिए गैर औपचारिक नॉन फॉर्मल विधियों को काम में लाया जाए। योग्य छात्रों को छात्रवृत्तियां प्रदान की जाए। योग्य छात्राओं को यूनिफॉर्म, पाठ्य पुस्तक आदि प्रदान की जाए। ठीक है, जो स्कूल में एडमिशन ले रहे हैं उनको यूनिफॉर्म, पाठ्य पुस्तकें जो कि आज भी प्रोवाइड होती हैं, या तो फिर पैसे उनके बैंक अकाउंट में डाले जाते हैं। ठीक है, तो वो चीज़ें हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा कोई परिवार पर बोझ ना आए कि बच्चा वो मना ना करें बच्चे को पढ़ने से और ज़्यादा बोझ ना आए, तो इसीलिए
ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे शिक्षित हो जाएं, शिक्षा से वंचित ना हो, इसीलिए यह नीतियां जो हैं अपनाई गई थी आचार्य राममूर्ति समिति आयोग में। ठीक है, महिला शिक्षा नहीं, अब तो मेल्स को भी मिलते हैं, लड़कों को भी मिलते हैं, लड़कियों को भी मिलती हैं, क्योंकि कई परिवार है जो अफोर्ड नहीं कर सकते बुक्स और वो सब, तो 2 वक्त के खाने के लिए मिड डे मील 2 बार मिलता है, और सुबह ब्रेकफास्ट मिलता है, और दोपहर का खाना मिलता है। तो इसीलिए मिलता है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग शिक्षा के लिए अपने बच्चों को स्कूल भेजें, है ना, और कोई बोझ ना आए। और उनको पैसे दिए भी जाते हैं, पढ़ने के लिए पैसे दिए भी जाते हैं। फीस तो मात्र बहुत कम लगती है, लेकिन उनको पैसे दिए जाते हैं यूनिफॉर्म और उसके हिसाब से, ताकि वो अपने बच्चों को पढ़ने दे और मजदूरी वगैरह ना करवाएं। ठीक है, तो ये चीज़ें हैं। आई होप ये वीडियो आपको यूज़फुल लगी होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। प्लीज़ डू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर